चलिए, गुड इवनिंग। Good evening, sir. आर यू हियर मी? Yes, sir. वॉइस इज ऑडिबल? मेरी वॉइस पहुंच रही, क्लियर हो रही है आवाज? Yes, sir. ओके ओके। चलिए, आप लोग घर में जो मैं कल तक डिस्कस किया था उसको आप घर में पढ़े होंगे, रिव्यू किए होंगे फिर से, और किसी न किसी टेक्स्ट बुक को रेफर आप जरूर किए होंगे। मैं कोई टेक्स्ट बुक नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसको जरूर रेफर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आपको समझ में आई होगी बात कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यदि आप समरी बनाए तो बहुत ही छोटी सी चीज है। आज मैं थोड़ा सा इसकी जो थ्योरी में आपको समझा दिया उसको मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं जो लिखा हुआ है। आइए थोड़ा थोड़ा आइडिया देते चलेंगे, जो आप पढ़े हुए हैं, पढ़ लिए होंगे आप। देखिए, जैसे बैकग्राउंड में मैं आपको बताया, when goods are sold on credit the seller would like that, सेलर को ये चाहता है कि द परचेजर शुड गिव ए डेफिनिट प्रॉमिस, हमारा जो माल खरीदने वाला है एक वादा कर दे, इन राइटिंग, राइटिंग में, टू पे द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑन सर्टेन डेट, टू पे द अमाउंट ऑफ गुड्स ऑन सर्टेन डेट, उस सर्टेन डेट को वो मुझे दे दे, इस बात का वो चाहता है कि हमें वादा कर ले। ये जो पेपर बन जाती है एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। इंस्ट्रूमेंट का हिंदी क्या होता है? हथियार, औजार, अस्त्र हिंदी बोलते हैं। इस काम को करने का ये टूल्स है हमारे पास, टूल्स, जिनको आप दूसरा इंग्लिश बोले तो यंत्र है, टूल्स हमारे पास है। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल पेपर बन गई ना, ये हमारी एक वैल्यूएबल कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए बोलिए, हमारी जो कॉमर्शियल प्रैक्टिस है, जो व्यापार में चलती है, हैज डेवलप टू कन्वर्ट, देख रहे हैं, दीज रिटन प्रोमिसेस इनटू द वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन गई ऑफ क्रेडिट, सो दैट व्हेन ए रिटन प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? हमारी जो स्टाम्प्ड होना चाहिए, हमारी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टाम्प जो ड्यूटी है वो हमारी स्टाम्प पेपर पर होनी चाहिए, एंड इज प्रॉपरली स्टाम्प्ड। देख रहे हैं, जब तक स्टाम्प्ड नहीं होगा वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बन सकती है। इट इज सपोज दैट द बायर हैज डिस्चार्ज्ड, ये यहाँ पर ये मान लिया जाता है, ये समझा जाता है कि द बायर हैज डिस्चार्ज्ड हिज डेट। अब ना हम लोग बी अकाउंट को क्लोज करके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जैसे ही हमें दिया, ये मान लिया जाता है, सपोज मान लिया जाता है बायर हैज डिस्चार्ज्ड, बायर ने अपने पैसे को डिस्चार्ज कर दिया, हिज डेट माने उनके यहाँ जो ड्यू पैसा था उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, एंड द सेलर हैज रिसीव्ड पेमेंट, और ये मान लिया जाता है कि सेलर ने भी पैसा पा गया। अब मैं आपको बताया, यही कारण है कि हम लोग ए के बुक्स में बी अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं और उसके जगह नया अकाउंट हम लोग ले आते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बी के बुक्स में भी ए अकाउंट क्लोज हो जाती है और उसके जगह बिल्स पेएबल अकाउंट आ जाती है। दिस इज बिकॉज रिटन प्रॉमिस, ये चूंकि एक हमारी लिखित वादा है, लिखा हुआ वादा है, आर ऑफन प्रायर एक्सेप्टेड बाय बैंक। देख रहे हैं, ये बैंक भी इसको एक्सेप्ट करती है, एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम, और इस पर बेस करके हमें पैसे भी मिल जाते हैं। अब आपको ये थ्योरी खूब समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि आप पूरा स्टोरी सुन चुके हैं, स्टोरी की अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपको ये अच्छा समझ में आएगा। देख लीजिए,
Otherwise, they can be passed in form person to person. The written promise is either in the form of bill of exchange or in the form of promissory note. ये हमारी दो फॉर्म होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी होती है और प्रोमिसरी नोट भी होती है। दोनों आगे देखिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब क्या है खुद समझ रहे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट राइटिंग कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर। देख लीजिए, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ होगा, यदि ये होगा तो हम आपको पैसा देंगे। ये यदि, इफ एंड बट नहीं होती है, इसलिए उसको कहते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना किसी शर्त का, बिना किसी कंडीशन का, साइंड बाय मेकर। मेकर का मतलब हुआ ये मिस्टर ए जो सेलर है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, वो बी को निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है to pay certain sum of money duly or to the, एक सेकंड होल्ड करेंगे। हम अकेले क्लास में छू छोटे, हाँ हम अकेले क्लास में छू, हम थोड़ी देर के बाद बात करी छो। हाँ ठीक, तो ये हमारा सर्टेन पर्सन, ये जो भी है वो मीनिंग है। देखिए, द पर्सन हु दस ऑर्डर पेमेंट, जो ऑर्डर दे रहा है पेमेंट करने का, उसको ड्रॉअर कहते हैं। द पर्सन टू हुम द ऑर्डर इज गिवन, जिसको ऑर्डर दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, उनको ड्रॉई कहते हैं। एंड द पर्सन टू हुम द पेमेंट हैज टू बी मेड, जिनको पेमेंट करना है उनको हम लोग पेई कहते हैं। और मैंने आपको कहा ना, ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, दोनों सेम भी हो सकता है। जैसे मिस्टर ए खुद अपने पास बिल को रखा रह गया तो मिस्टर ए ही उसका पेई बन जाएगा। ये है हमारा, क्या बोले, आपको सब अब अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब ये सारे डिस्कशन को यदि हम कंक्लूड करें तो अब आपको समझ में आ सकता है कि ये जो हमारा फीचर है, ये क्या फीचर है। पहली बात, मस्ट बी इन राइटिंग, इट कंटेन्स एन ऑर्डर, एक्सप्रेस माने क्लियर कट होना चाहिए, एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। जो अभी आप पढ़े माने सबको समअप कर दिए, अभी तक के डिस्कशन को ये समरी बन गया कि हमारा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या फीचर है। इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉअर, ठीक है। द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, कोई भी चीज अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। बाद में पेई कौन होगा बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड मस्ट बी सर्टेन, ये नहीं कि उस समय बोलेंगे, हम बोलेंगे उतना दे देना, ये उतना वाला बात नहीं होगा। आपको क्लियर स्पेसिफाई करना पड़ेगा इतना अमाउंट, इसलिए वो भी सर्टेन होना चाहिए। मनी मस्ट बी मेड पेएबल टू ए डेफिनिट पर्सन, ये पैसा हमारा निश्चित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द बिल। देख रहे हैं ना, या नहीं तो बिल का जो बियरर है उनको दे दीजिए। आफ्टर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड के बाद आप दे दीजिए। द बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय पार्टी ऑन हुम द ऑर्डर इज ड्रॉन एंड एड्रेस्ड, ये मस्ट बी एक्सेप्टेड होना चाहिए। और इट मस्ट बी प्रोपरली स्टाम्प्ड एंड डेटेड, उस पर डेट भी होना चाहिए और प्रॉपर स्टाम्प होना चाहिए। प्रोमिसरी नोट क्या है, थोड़ा सा दोनों में फर्क है। प्रोमिसरी नोट ये तो हमारा कौन बनाएगा, ये तो एक तरह से समझिए तो आप जो आपके हाथ में जो 2000 का नोट है, 500 का नोट है, वो नोट प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि उसमें देखिएगा लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो प्रॉमिस करता है, देखिएगा उसमें कुछ भाषा में, कई भाषा में लिखा हुआ रहता है, नोट को गौर कीजिएगा, प्रोमिसरी नोट है वो। ये जो हमारी बैंक नोट है, करेंसी जो आपके हाथ में है, वो सब हमारा क्या है, प्रोमिसरी नोट है। वो कौन प्रॉमिस करने वाला लिखता है, यहाँ पर भी लिखेगा प्रोमिसरी नोट। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में तो होना चाहिए, नॉट बीइंग ए बैंक नोट। हाँ, बैंक नोट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बिजनेस में यूज होगा, बैंक नोट तो ऐसे ही है। और करेंसी ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा प्रॉमिस नोट इशू करेगा, ये तो जनरल आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए बोला वो नोट नहीं, बैंक नोट नहीं होना चाहिए या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। कंटेनिंग द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग,
अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस, वादा, वादा कर रहा है। अनकंडीशनल, अनकंडीशन का मतलब उसमें कंडीशन लगाने का क्या, यदि ये होगा, यदि ये होगा तब हम देंगे आपको पैसा। कोई इवेंट लगा दिया, बोला तब नहीं होगा। अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय मेकर। यहाँ पर बनाने वाला कौन होगा, तो बायर जो है, जो बायर है माल का, वही तो वादा करेगा। ए पे टू सर्टेन सम टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या तो हमको या हम जिसको ऑर्डर देंगे उनको दे दीजिए। लेकिन बोला क्या, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, लेकिन इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर। बियरर का मतलब जिसके हाथ में दे दीजिए वही चला जाएगा, ले लेगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया, बैंक गया, बैंक को पैसा दे दिया बी ने, यहाँ वो नहीं होगा। यहाँ पर वो आदमी भी निश्चित होगा। प्रॉमिस लेटर में यदि आपको किसी तीसरे आदमी को पैसा दिलवाना है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा इसको दीजिएगा, इसलिए बियरर नहीं हो सकता है। बियरर तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही हो सकता है। बताइए, जब ए बी के ऊपर बिल लिख रहा था तो सी तो नहीं मालूम था कि सी मिस्टर सी को पैसा देना है, जो मेरा क्रेडिटर है, इसलिए उस बिल में सी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम बाद में देखा कि सी से माल खरीदा तो उसी बिल को हम इंडोर्स कर दिया, अब तो सी बियरर हो गया। अब सी मिस्टर बी के पास जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर भी हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में बियरर नहीं होगा। यही दोनों है। देखिए एक फॉर्मेट हम आपको बना दिए, यही फॉर्मेट है सिंपल। देखिए यहाँ पर स्टाम्प रहती है हमारी, ये एड्रेस है। देखिए 3 months आफ्टर डेट टू पे मी और टू माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज इतना, ओनली टू इतना। इंडोर जब करते हैं ना, जब बी को हमारा बैंक को चाहे सी को देते हैं तो इस पर फिर हम लोग साइन करवा लेते हैं क्रॉस करके, ये नाम लिख देते इसके बैक साइड में कि भाई मिस्टर सी को हम दे रहे हैं। तब ना बी समझेगा कि हाँ ये हमारा ए ने ही इसको इंडोर्स करके भेजा है, ये हमारी हो गई। प्रोमिसरी नोट्स वो उसी तरह का होता है। 3 months ऑफ आई प्रॉमिस, देखिए इसमें लैंग्वेज है, आई प्रॉमिस टू टेक प्रिया और हिज ऑर्डर इज सम ऑफ बिजनेस वैल्यू रिसीव्ड। ये मिस्टर रोहन जो है ये मेकर है, बनाने वाले हैं, और ये उनको लिख करके दे रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे। यही है। चलिए टाइप ऑफ बिल हमारी एक होती है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल का क्या मतलब, वही बोले ना, जब गुड सेल के अगेंस्ट में जब बिल की ट्रांजैक्शन होती है ट्रेडिंग गुड्स के बारे में, तब हमारी ये ट्रेड बिल कहलाती है। एकोमोडेशन बिल, और इसका नाम है फाइनेंस बिल। एकोमोडेशन का हिंदी क्या होता है कि क्या हुआ, म्यूचुअल हेल्प, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये हमारी क्या है, ये म्यूचुअल हेल्प के लिए भी ये बिल लिखा जाता है। म्यूचुअल हेल्प का क्या मतलब हुआ, म्यूचुअल हेल्प का यही मतलब हुआ जैसे ए को पैसे की जरूरत है, अब बी उसका मित्र है, बी को बोला बी कुछ पैसा दो, बी बोला कि भाई हम तो अभी नहीं दे पाएंगे। देखिए ये जो अभी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, इस टेक्निक को यूज करके मिस्टर ए पैसे का अरेंज कर सकता है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी शॉर्ट पीरियड है। कैसे बोलिए, ए विदाउट सेलिंग एनी गुड्स, बिना कुछ माल बेचे हुए ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, ए अपने पास लिख लिया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। अब बताइए ए के बुक्स में बी क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। यस, अब बिल रिसीवेबल आ गया। अब मिस्टर ए अपने बैंक के पास गया, बैंक को क्या पता ये कौन सा बिल है, बोला देखिए पैसा आने वाला है 2 महीना के बाद और ये पैसा मुझे तब तक दे दीजिए। अब हमारा बैंक से जाकर के ए ने डिस्काउंट करवा लिया, 5000 का बिल था, मान लिया जाए 4900 में डिस्काउंट करवा लिया। मिस्टर ए के पास पैसे आ गए 4900, 100 रुपया एक्सपेंस लगा, आ गया। अब ये 2 महीना तक मिस्टर ए इस पैसे को यूज करेंगे, अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। अब बताइए जब हमारा 2 महीने का इंड का डेट आएगा, जब हमारा मैच्योरिटी हो जाएगा, ड्यू डेट आएगा, तो बैंक बी के पास आएगा पैसा लेने के लिए, तो बोलेगा बी तो कोई भाई पैसा लिया नहीं था जो अभी देगा बैंक को। अब वो हमारे ड्यू डेट के 2-1 दिन पहले मिस्टर ए 5000 रुपया बी के यहाँ भेज देगा, बोलेगा भैया ये ले लो पैसा, मेरा अरेंजमेंट हो गया। अब मिस्टर ए बी को 5000 रुपया दे देगा।
बताइए ड्यू डेट पर अब वो पैसा लेकर के बी पेमेंट कर देगा बैंक को। बताइए दोनों मित्र का काम हो गया कि नहीं हो गया? मित्रता तो हो गई, काम ने बोला कि हमारा पैसा नहीं था तो फॉर द टाइम इन फंड का अरेंजमेंट भी हम लोगों ने करवा लिया। बताइए, या आपसी मदद के लिए ऐसा होता है। इसमें हमारा कोई गुड्स का सेल और परचेज नहीं होती है, तो गुड्स का सेल और परचेज नहीं होती है। मिस्टर ए ऐसे ही बिल लिखा बी के ऊपर, बी एक्सेप्ट कर लिया, ए ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया और पैसे का यूज कर लिया। जब ड्यू डेट आया तो मिस्टर ए सेंट मनी टू बी, बी को दे दिया, बी पेमेंट कर दिया। बताइए एक मदद तो हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फाइनेंस बिल। ये एक दूसरे को फाइनेंस करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ए को भी जरूरत है 5,000 का, बी को भी जरूरत है 5,000 का? तो क्या बोलेगा? एक काम करो, ए बोलेगा चलो मैं तुम्हारे ऊपर 10,000 का बिल लिखता हूं। ए ड्रॉज बिल अपॉन बी फॉर 10,000। बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू ए। बी एक्सेप्ट करके ए को वापस कर दिया। नाउ ए डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर। अब बताइए, और मान लिया जाए कि हमारा 5% डिस्काउंट पर उसको, या 6% या बोलिए 4% के डिस्काउंट पर उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, 400 रुपया डिस्काउंट लगा। अब ए अपने यहाँ क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,600। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 400। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000। डिस्काउंट करा लिया। बी के यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, आप मनी सेंट टू बी। अब इसके बाद आधा पैसा मिस्टर ए बी को भेज देगा। क्या करेगा? बी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 टू बैंक, पैसा दिया 4,800, आधा पैसा, और डिस्काउंट का भी आधा मिस्टर बी को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया टोटल पैसे लाने में 400 रुपये लगे थे। तो 400 रुपया जब लगा तो आधे पैसे का बेनिफिट तो मिस्टर बी उठाएगा, तो आधा खर्चा भी तो बी को बियर करना होगा। इसलिए मिस्टर ए क्या करेंगे? बी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,800, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कितना? 200। डिस्काउंट जो डेबिट में 400 था 200 क्रेडिट कर देगा, और किस पर चार्ज कर दिया? बी के ऊपर। बी भी पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 4,800 एक्सपेंस बना लेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 और टू ए अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000। ओके, हो गया। दोनों आदमी का पैसे का काम, अपना फंड आ गया, अपना यूज कर लिया। जब ड्यू डेट आया, जब ड्यू डेट आ गया तो मिस्टर बी को पेमेंट करना है, क्योंकि हमारा जो बैंक है वो तो बी को अप्रोच करेगा। अब ड्यू डेट आया तो उसके पहले मिस्टर ए आधा पैसा जो रख लिया था, यूज किया था, आधा पैसा बी को भेज देगा, 5,000 रुपया। बी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000, और 5,000 पैसा तो बी को ही देना पड़ेगा। अब बी अपना उस पैसे को 10,000 का बिल का पेमेंट कर देगा। हो गया, दोनों आदमी का काम चल गया। क्या फैंटास्टिक है। इसी को कहते हैं अकोमोडेशन बिल। अब बताइए, हम जो दूसरा नाम दिया वो तो बड़ा क्लियर हो गया होगा। ये म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल लिखा गया, या आपस में म्यूचुअल हेल्प है। तब मैं बोला व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकर्ड टू फाइनेंस वन पर्सन, एक आदमी को फाइनेंस करने के लिए, और नहीं तो ईच अदर, देख रहे हैं, या नहीं तो दोनों एक दूसरे को, नोन एज अकोमोडेशन और फाइनेंस बिल। एकोमोडेशन का हिंदी वर्ड है जो आप लोग तो नहीं सुने होंगे, बोलेगा क्या हिंदी बोलते हैं आप। एकोमोडेशन का हिंदी क्या होता है? पारस्परिक सहायता। पारस्परिक माने आपसी, आपसी मदद के लिए ये चीज लिखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन माने आपसी, आपस में दो मित्र मिलके, दोनों को फंड की जरूरत है या एक को फंड की जरूरत है, तो उस केस में ये करते हैं। इसमें कोई गुड्स का सेल और परचेज नहीं होता है। तब न बोले इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं? When a bill is drawn by one party and accepted by another,
बोलिए, मेरा एग्जाम्पल को मिलाइएगा इस लैंग्वेज से। When a bill is drawn by one party and accepted by another without any indebtedness, बिना किसी ऋण का, बिना किसी लोन का, ये दोनों में कोई हमारा पैसे का कोई बकाया नहीं था एक दूसरे के ऊपर, कोई ड्यू नहीं था, विदाउट एनी indebtedness एग्जिस्टिंग और कंसिडरेशन पासिंग, और कोई कंसिडरेशन भी एक दूसरे को इसके लिए नहीं दिया है। होता है ना, कोई काम के बदले में हम लोग कुछ देते हैं, ये भी नहीं दिया है, इसीलिए कंसिडरेशन पासिंग भी नहीं है बिटवीन देम। द पर्पस, इनका पर्पस क्या है? बीइंग टू प्रोवाइड फंड टू द ड्रॉवर, ड्रॉवर माने मिस्टर ए को फंड की व्यवस्था करना, एज वेल एज एक्सेप्टर, या नहीं तो दोनों को फंड की जरूरत है तो एक्सेप्टर को भी फंड प्रोवाइड कराएगा, कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। अब बताइए, एकोमोडेशन बिल समझ में आ गया होगा? किसे कहते हैं हम लोग? आप लोग बोलिए, अब आप लोगों से बोल रहे हैं, एकोमोडेशन बिल का टॉपिक समझ में आया कि किसे कहते हैं? नॉर्मली ट्रेड बिल ही चलता है, एकोमोडेशन बिल किसे कहते हैं, क्या होता है? कुछ कहना है बताइए। आशुतोष, No, sir. No doubt. हेलो, नो डाउट सर, क्लियर है। सत्यम, No, sir. No doubt, sir. Clear. अनुष्का, अनुष्का, अनुष्का नहीं है क्या? चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसी को आगे आज हम बोले थे ना कि थोड़ा जर्नल एंट्री बता देंगे। जर्नल एंट्री क्या, जो अकाउंटिंग अभी आप पढ़े वही अकाउंटिंग होगा। बार बार कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, समझिए क्या हुआ, फिर डेबिट किट कर लीजिए। आइए, अब इसके बाद हम आपको ये ट्रेड बिल का अकाउंटिंग पूरा पढ़ा ही दिए थे। अब आइए, ये सब आगे चलते चलिए। ये एक प्रॉब्लम है जो मैं कल बनाया था, एक ये 2 मैं आज बना दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सब जगह मैं प्रॉब्लम के लिए रखा है। देखिए अकोमोडेशन बिल, देख रहे हैं? द एंट्री पैटर्न विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। हमारा एंट्री पैटर्न वही होगा जो आप पीछे पढ़े हैं अंडर द ट्रेड बिल, सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशन। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन होगा। अब जैसे पहला सिचुएशन है, व्हेन वन पर्सन हैविंग नीड ऑफ फंड, जब एक ही आदमी को जरूरत है। जैसे ये ए है, मान लिया जाए से माने मान लिया जाए इन्हीं को फंड की जरूरत है, और ये बी है। क्या हुआ? बिल ड्रॉ किया, क्या बोलेगा? सीधे कुछ नहीं, बी आर आया, बी आर अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट। मीन्स क्या? बी क्रेडिटर बन गया। अरे भाई, ऐसे ही बिना किसी ट्रांजेक्शन का आपने बिल ड्रॉ किया और बोला है बी एक्सेप्ट करो कि हम देंगे, तो बी तो क्रेडिटर बन गया। और बुक्स बी क्या करेगा? ए डेटर और टू क्या जी? बीपी। बी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम देंगे, और उसके बदले में तो बी को कुछ मिला नहीं था। ऐसे ही बोला कि हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम दे देंगे 2 महीने के बाद, इसलिए वह ए को डेबिट कर दिया। अब बताइए, अब हमारे एकोमोडेशन बिल का एक ही काम हो सकता है, वो है डिस्काउंटिंग, और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। जैसे आपने ट्रेड बिल को बोला, इंडोर्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फंड की जरूरत के लिए किए, तब तो एक ही काम हो सकता है, वो हमारा क्या जी? डिस्काउंटिंग। देखिए, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और ये बी आर अकाउंट क्रेडिट, इनसे इनको कोई मतलब ही नहीं है हमारा। अब क्या होगा? ऑन मैच्योरिटी जब ड्यू डेट आएगा तो क्या होगा? सोचिएगा, ड्यू डेट आया तो क्या होना चाहिए? नॉर्मली मिस्टर ए को पैसा भेज देना चाहिए, किसको? बी के पास। भेज दिया, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, देख लीजिए, भेज दिया। और बी के पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, पैसा आ गया। अब हमारा यहाँ पर ये बिल का पेमेंट कर दिया, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक।
पेमेंट कर दिया, हो गया हमारा। मैं यहाँ ये बोलूं कि 2 महीने का ड्यू डेट आया और मिस्टर ए को पैसा भेजना था, तब ना मिस्टर बी पेमेंट करेंगे। मिस्टर बी पॉकेट से तो पेमेंट नहीं कर देंगे, क्यों करेंगे? मिस्टर बी को कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था। मिस्टर बी को तो कुछ नहीं मिला था। अब तो वहां पर वो जरूर बोलेंगे कि मिस्टर बी पैसा उसको दे देंगे। कहां से बी देंगे? ये भेजेगा तब तो देंगे। ये भेजा ही नहीं, ये पैसा भेज ही नहीं पाया बी को। अभी पैसे का बिल का पेमेंट भी नहीं किया, नहीं किया तो बिल क्या हो गया? डिजोनर हो गया। बिल तो डिजोनर हो गया। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। डिजोनर होगा तो क्या होगा? वो बैंक वापस अपने घर गया, और बैंक का रिलेशन किससे? ए से है। बैंक ने अपने बुक्स में आकर के मिस्टर ए को डेबिट कर दिया, तो बिल तो इनवैलिड हो गया है। बी को डेबिट कर देगा, और बिल से बैंक अकाउंट क्या जी? क्रेडिट। देखिए, इफ डिजोनर्ड बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये भी हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, ये डिजोनर हो गया। तो डिजोनर भी होगा, हो गया, कोई बात नहीं है, रिलेशन कंप्लीट हो गया इनके यहाँ। बताइए, बी हमारा इनके यहाँ डेबिट बन गया, बैंक इनका क्रेडिट बन गया। तो बी जैसे ही डेबिट बना, तब तो बी का अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्योंकि जब हम उनको बिल दिए थे तो बी अकाउंट क्रेडिट था, और जब डिजोनर हुआ तो बी अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कहानी खत्म। डिजोनर भी होगा तो एट लास्ट में जाकर के क्या होगा? तो बैंक को पेमेंट तो मिलना है, किससे मिलना है? ए से। वैसे क्या होता? ए बी को देता, बी बैंक को देता। कितना इंटरेस्टिंग बात है, जरा सोच के देख लीजिए। यदि यहाँ डिजोनर भी हो गया, तो डिजोनर होने पर भी हमारा रिलेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो बैंक को ही जाना था। किससे जाना था? ए से जाना था। ए ने बी को दिया, बी ने बैंक को दिया। अब क्यों ए ने बी को नहीं दिया, तो बी ने डिजोनर कर दिया, तो बैंक ने ए से ले लिया, एक अकाउंट से ले लिया, तो हो गया, कहानी तो बात खत्म हो गई। तो इतना इंटरेस्टिंग चीजें दिखिए। तो इसलिए यदि डिजोनर भी हो जाता है तो भी आप डिजोनर की एंट्री कर दीजिए। बैंक से तो पैसा देखिए, एक ये तो कहेगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा निकल गया, और बी डेबिट। ऐसा करने से क्या हुआ? रिलेशन क्लोज हो गया। क्योंकि बिल आया था तो क्या बोला था? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। फोन करा लिया तो बी आर चला गया बैंक के पास। अब बोलिए, बी को यहाँ डेबिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बी अकाउंट क्या? क्लोज हो गया, और बैंक अकाउंट पैसा बैंक को चला गया। ये हमारा चीज, कितना सुंदर चीज है। ए बी को दिया, बी बैंक को दिया डायरेक्ट। ए ने बी ने बैंक को नहीं दिया, तो ए ने एक बैंक ने ए से ले लिया। यदि दोनों पार्टी को जरूरत है तो मैं तो बोला, बिल तो कोई एक ही लिखेगा, एक्सेप्ट करेगा। दोनों को जरूरत है फंड का, तो दोनों का अमाउंट जोड़ करके लिखेगा, डिस्काउंट करवाएगा। कौन? ड्रॉवर। अब उसको वो जितना पैसा का बात हुआ था कि जितना सामने वाले को जरूरत है एक्सेप्टर को, उतना पैसा एक्सेप्टर को भेज देगा। और एक्सेप्टर को भेज देगा। ड्यू डेट आया तो ड्यू डेट आया तो एक्सेप्टर को, ये ड्रॉवर जो है एक्सेप्टर को अपना वाला पैसा भेज देगा। अब एक्सेप्टर पेमेंट कर देगा। जैसे मैं यहां पर बताया ना, सिचुएशन 2 क्या है? ड्राइंग द बिल। दोनों को पैसे की जरूरत है। ये ना बोले बोथ पार्टी नीड द फंड, दोनों को जरूरत है। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। देख लीजिए, ये डिस्काउंट करवा लिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। इनको कोई मतलब ही नहीं इससे।
और सेंडिंग बी ए बी एग्रीड शेयर, जितना पैसे का बात हुआ था उतना पैसा ए ने बी को भेज दिया, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू क्या जी डिस्काउंट, देख रहे हैं, इन प्रपोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड, भाई जिस प्रपोर्शन में आप कैश दे रहे हैं, जैसे बोले ना आधा आधा है, तो डिस्काउंट का भी आधा हम लोग चार्ज कर देंगे, किनके ऊपर, बी के ऊपर, इधर इनको मिला कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए, ऊपर पोर्शन आ जाएगा। अरे वही जो बताए उसको यहाँ कर दिए। बोलिए मैच्योरिटी के डेट पर क्या होगा, बोले ना बी को डेबिट और कैश को क्रेडिट, उतना पैसा वो उसको भेज दिए। और यहां पर थोड़ा कैश अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सेटिंग में, ये क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये ए से पैसा आ गया, अब वो हमारा पेमेंट कर देंगे, ये एंट्री है हमारा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, हमारा पेमेंट कर दिए, हो गई। यहाँ पर थोड़ा एक और बात बता दें, कभी कभी क्या होता है कि ये जब ड्यू डेट आता है ना, मैच्योरिटी का डेट जब आता है, तो मिस्टर ए पैसा भेज ही नहीं पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर ए का फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी ठीक नहीं है और वो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं बी को, जो पैसा भेजना था, जिस पैसे को उन्होंने रोक लिया था, जिस पैसे का यूज मिस्टर ए ने किया था, वो पैसा अभी मिस्टर ए को भेजना है बी को, तब ना बी अपने घर से और मिला करके पैसा पेमेंट, बिल का पेमेंट कर देगा। लेकिन मान लिया जाए ए का फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है और ए पैसा नहीं भेज पा रहा है मिस्टर बी को, बिल का डिजोनर होना भी अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि डिजोनर होना एक तरह से बोलिए तो आपकी क्रेडिट पर एक क्या लग गया, दाग लग गया, धब्बा हो गया, इसलिए डिजोनर से बचा जाए। तो बोलिए मैच्योरिटी से 2-4 दिन पहले से ए और बी आपस में बात करेगा, बी तो कहेगा बी को पेमेंट करना है, बी एक्सेप्टर है, बी तो बोलेगा ए को पैसा भेज दो भाई, दोनों मित्र, दोनों फ्रेंड आपस में बात करेंगे, ये बोलेगा यार मेरे पास तो पैसा है नहीं और पैसा आने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो देखिए मैं बोल रहा हूं, आप महसूस कीजिएगा, तो बोलिए डिजोनर से भी बचा जाए और एक के पास पैसा भी नहीं है, ये कैसे होगा, अपनी भी दे नहीं पाएगा, अपना हिस्सा दे देगा, लेकिन ये वाला हिस्सा देने के लिए भी वो कैपेबल नहीं, बोलिए अब क्या करेंगे तब ऐसी स्थिति में हम लोग, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तब तो यहाँ पर एक और दूसरा रास्ता निकाला लोगों ने निकाला, मैं आपको बोल रहा हूं और आपको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, क्या रास्ता निकाला, बोलेगा सुनो, ये तो एक बार बिल लिख करके ये अपने बैंक से डिस्काउंट करवा चुका है, अब दोबारा पहले वाले बिल के डिजोनर को होने से रोकना है, तब मिस्टर ए बी को कहेगा बी तुम एक बिल लिखो मेरे ऊपर, मुझे जितना अमाउंट देना है उतने का तो लिखो ही कम से कम, और भी पैसे की जरूरत दोनों आदमी को है तो उसमें और जोड़ दो। मान लिया जाए ए को पैसा भेजना था 5,000, नहीं भेज पा रहा है, तो बी को बोलेगा कम से कम 5,000 का बिल तो तुम ड्रॉ करो ही, लेकिन हम दोनों आदमी को अभी यदि 1,000 रुपया और मिल जाता तो अच्छा रहता, तो बोला ठीक है 7,000 का बिल बी को कहेगा तो लिख दो, अब बी लिखेगा बिल 7,000, किसके ऊपर, ए के ऊपर, ए क्या करेगा, एक्सेप्ट करके बी को भेज दिए, अब मिस्टर बी अपने बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लेगा, ये सब काम ड्यू डेट के 2-4 दिन पहले से हो रहा है सब, अब अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा मिस्टर बी,
क्योंकि बी ने जब बिल ड्रॉ किया तो बी के यहाँ क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट, और ए के बुक्स में फिर वही होगा, बी अकाउंट डेबिट और बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। मिस्टर बी अब इसको डिस्काउंट करवा लिए बैंक से, क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। 7,000 के बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया मिस्टर बी। अब क्या हुआ, इस पैसे में से 5,000 रुपया एक का जो शेयर था जो नहीं दिया, वो पैसा 5,000 रुपया वो लिया और अपने घर से 5,000 मिलाया, दोनों मिला करके पहले वाले बिल का पेमेंट मिस्टर बी फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दिया। ये जो अभी अभी पैसा आया उसमें से 5,000 और उनके अपने फंड से 5,000, क्योंकि बी का फाइनेंशियल पोजीशन तो अपने लिए ठीक था, तो ये नहीं दे पा रहा। यस, बोलिए, पहले वाले बिल को कैसे डिजोनर से बचाया गया, नया तरीका निकाला। ड्यू डेट के पहले मिस्टर ए की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं लग रही थी, बोला नहीं दे पाएंगे। बी बोला भाई मेरे पास भी नहीं है कि तुम्हारा हिस्सा हम दे दें, शेयर दे दें। तब क्या हुआ, बोला तू ही बिल लिखो। और क्या बोला, अभी और कुछ पैसे का तुमको भी 1,000 रुपए चाहिए ना, हमको भी 1,000 रुपए चाहिए, एक काम करो 7,000 का बिल लिख दो। कौन लिख देगा, बी, और ये एक्सेप्ट करके वापस कर दिया। बी ने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे आ गए, तो फिर डिस्काउंट कटा होगा तो लेगा ही। अब उसमें से 5,000 और वो लेकर के मान लिया जाए कि 7,000 का बिल है और उन्होंने 7 और 6,800 में उन्होंने डिस्काउंट करवाया, 200 का डिस्काउंट चार्ज लगा। वाले बिल का पेमेंट हो गया, 10,000 का पेमेंट हो गया। बाद बाकी पैसा बचा ना, कितना, 1,800 तो बचा। अरे 6,800 में डिस्काउंट हुआ था तो 5,000 तो चला गया, अब तो हमारा 1,800 बच गया। 1,800 का अब दोनों आदमी बंटवारा कर देगा, आधा आधा। अब मिस्टर बी आधा पैसा 900 ए को भेज देगा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये अभी डिस्काउंट कितना है, ये तो 200 रुपया है, और मिस्टर बी ए को कितना पैसा भेज रहा है, 900। ऐसे समझे ना, टोटल बिल था 7,000 का, डिस्काउंट हुआ 200, पैसा आया 6,800, इसमें से 5,000 रुपया तो ले लिया, ए का हिस्सा ए को देना था जो नहीं दिया ए, तो इसी में से उसके बदले में 5,000 रुपया यूज हुआ, और बाद बाकी कितना बचा, 1,800। 1,800 को दोनों आदमी अब ये ए और बी में ले लेगा, ए कितना लेगा 900, अब बी कितना लेगा 900, ये तो हो गया। लेकिन बात है ये 200 रुपया डिस्काउंट जो है ये भी तो बियर करना होगा ए को। ए कितना बियर करेगा, बोलिएगा आप, सीधे बोलिएगा ओ आधा पैसा लिया, आधा करेगा 100 रुपया, गलत। यही एक टेक्निकल बात है कि 200 रुपया जो भी डिस्काउंट लगा, इसका कितना पोर्शन ए के ऊपर चार्ज होगा, बहुत ही लॉजिकल है ये। आधा नहीं होगा, 100 रुपया नहीं होगा, दूसरा अमाउंट होगा। बोलिए, टोटल 6,800 रुपया आया, उसमें से ए को कितना मिला, आप बोलेगा 900, गलत। ए को मिला 5,900, क्योंकि ये टोटल पैसे में से ए को तो बेनिफिट है ना 5,000 का जो इसको देना था जो नहीं दिया,
तो इसके बदले में ये पैसे का यूज हो रहा है। बोलिए तो 5,000 का यूज अभी भी कौन कर रहा है? मिस्टर ए ही तो कर रहा है। अब ए के ऊपर जब हम डिस्काउंट चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे? 200 रुपया डिवाइडेड बाई 6,800 इंटू 5,900। यस, ये इतना रुपया जो डिस्काउंट हमारा है, 200 डिवाइडेड बाई 6,800 इंटू 5,900, अच्छा 174। ये जो हमारा है 174 रुपीज का डिस्काउंट ए के ऊपर चार्ज होगा। यही मैं बताया कि पहले बिल के डिजोनर को बचाने के लिए दूसरा बिल लिखा जाता है, उसमें कुछ पैसे और बचते हैं, जो पैसा फिर दोनों आपस में यूज करता है, ले लेता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये सेकंड बिल पर जो टोटल डिस्काउंट लगा, वो डिस्काउंट में से कितना डिस्काउंट सामने वाले पर चार्ज किया जाए। इसको निकालने में थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। कितनी लॉजिकल बात है। मिस्टर ए के ऊपर 174 रुपीज डिस्काउंट चार्ज करना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 200 रुपये लगे हैं 6,800 के अरेंजमेंट करने में। तो मिस्टर ए कितने पैसे का लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं? मिस्टर ए तो 5,900 का बेनिफिट उठा रहे हैं। मिस्टर ए 5,900 चार्ज करेंगे, उसके प्रपोर्शन में जो बनेगा वो चार्ज होगा। बोलो सत्यम। सत्यम, Yes, sir. No doubt. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आने का मतलब होता है फील होना। हाँ हाँ जी सर। समझने का तरीका अब समझा ना? समझने का क्या तरीका हमने पढ़ाया, बताया तुम लोगों को? फील करना। Understand with reasons. Yes. अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बाय मेमोराइजिंग नहीं होना चाहिए, है ना? Yes. यस, महसूस होना चाहिए कि यस सर, यस यस यस, दिस इज करेक्ट। 200 जो हमारा कॉस्ट लगा वो 6,800 के अरेंज करने में, तो 6,800 में से मिस्टर ए ने कितने पैसे का लाभ उठाया है? तो 5,000 का तो वही उठा रहा है, अभी भी देना था वो नहीं दिया, तो उसी में से यूज हो रहा है, तो उसी के लिए तो यूज हो रहा है। 900 तो अभी और हम दे ही रहे हैं आधा पैसा उनको, तो 5,900 के बराबर में जो डिस्काउंट बनेगा वो पैसा तो एक ऊपर चार्ज होगा। आशुतोष, Yes, sir. Clear. आलोक, Yes, sir. Clear. मैं सब लोगों से एक ही बात बताता हूं, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन समझने का अर्थ समझिएगा। समझने का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग बाय फीलिंग। जो सही चीज है, लॉजिकल लग रहा है, तब ये आपको समझना चाहिए, तभी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यस इट इज लॉजिकल, करेक्ट। और मेरा हमेशा कोशिश यही रहता है कि हम आपको लॉजिकली समझा दें। टॉपिक कंप्लीट है अब, चलिए यही था हमारा इसका जी, और कोई खास बात नहीं है। वैसे मैं पहले बोला कि एकोमोडेशन बिल चलता नहीं है। एकोमोडेशन बिल एक तरह से समझिए तो क्या है कि बैंक को इसमें कोई रियल में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बस ऐसे ही हुआ, आपस में मदद के लिए बन गया। ऐसा बिल वैसे चलता नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं चलता ये सब। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे आपको,
ये उसी के लिए जगह हम छोड़ दिए हैं, दोनों प्रॉब्लम हो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। और थोड़ा थोड़ी बचा हुआ है, मैं थोड़ा बताता हूँ, इसको दिखा दूं। देखिए टर्म ऑफ बिल, ये जो बिल का पीरियड आपको 2 महीना एग्जाम्पल हम ले रहे थे, ये क्या होता है? ये नॉर्मली देखिए नई शॉर्ट टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म क्या बोला? नॉर्मली 90 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी ड्यूरेशन होता है, 5 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली नॉर्मली 90 दिन के अंदर का ही रहता है। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, जिस डेट को हम बिल लिखते हैं उस डेट से। हमारा बिल होता है एक आफ्टर साइट, एक होता है आफ्टर डेट। देखिए क्या सुंदर नाम है, सुनिए मेरी बात सुनिए, उसको मत पढ़िएगा। आफ्टर साइट का क्या मतलब हुआ? साइट का हिंदी बोलिए। साइट मीन्स देखना। हमारा 2 महीने की बिल है, 1 जनवरी को ए ने बिल लिखा, 4 जनवरी को बी के यहाँ बिल पहुंचा। कब पहुंचा? 4 जनवरी को बी के यहाँ पहुंचा। बताइए बी ने देखा कब? 4 जनवरी को। 2 महीने का काउंटिंग अब 4 जनवरी से शुरू होगा, 1 जनवरी से नहीं होगा, क्योंकि हम देखे ही नहीं तो फिर कहां से होगा? यह आफ्टर साइट है। यस, और आफ्टर डेट का मतलब 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। 2 महीने का काउंटिंग 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। देख रहे? आफ्टर साइट में द टर्म ऑफ बिल बिगिन कब शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग। साइटिंग जब देखेगा, दैट इज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। 4 तारीख को बिल एक्सेप्ट हुआ, वहां से काउंटिंग शुरू होगा। बिल आफ्टर डेट का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। कहा? जब डेट ड्रॉ किए उसी डेट से शुरू हो गया। यह है टर्म ऑफ बिल का कैसे होगा। एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो किसे कहते हैं? क्लियर ही है, जिस डेट को हमें ये पेमेंट करने के लिए ड्यू बना उसी को एक्सपायरी कहते हैं या ड्यू डेट कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, अब हम बता रहे हैं ये ड्यू डेट कैसे निकालेंगे। तो चलिए, यदि बिल का पीरियड मंथ में है, 1 मंथ पीरियड मंथ में दिया हुआ है, याद रखिएगा, तब तो जिस डेट का बिल है अगले महीने का उसी डेट को होगा। 4 जनवरी को है, 4 फरवरी को होगा, 1 महीना। यस, यदि मंथ में पीरियड है तब तो जिस डेट का बिल है 2 महीने का है, 4 जनवरी को है, 4 जनवरी से 4 फरवरी, 4 फरवरी से 4 मार्च, 2 महीना हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो जो आपको डेट जो बोल रहे हैं वो डेट अगले महीने में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लिया जाए 30 जनवरी को बिल लिखे 1 महीने का, भाई 30 फरवरी तो नहीं होता है, तब क्या होगा? तब उस महीने का जो अंतिम दिन है वही होगा 28 फरवरी, वही डेट होगा। इसमें और जोड़ेंगे हम, लेकिन अभी आप पहले ये गिनती करना सीख लीजिए। जैसे हमने 31 मार्च को हमने बिल लिखा 1 महीने का, तो 31 मार्च से 31 अप्रैल, तो अप्रैल में 31 तो नहीं होता है, तो फिर 30 अप्रैल ही उसका डेट होगा।
इसलिए बोला यदि मंथ में आपको पीरियड है तब तो वहां से ही वो हमारा नेक्स्ट पीरियड का वो डेट आ जाएगा। नेक्स्ट पीरियड में वो डेट यदि नहीं होता हो तब उस पीरियड का जो अंतिम डेट है वही माना जाएगा डेट। यस। अब बोलिएगा यदि डेज में बिल है, क्योंकि हमारा बिल में लिखा हुआ है 60 डेज का बिल है, 30 डेज का बिल है, तब तो आपको डेज का काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे 4 जनवरी को बिल लिखे, 30 डेज का बिल है, जोड़िए 30 डेज कब होगा? 4 जनवरी से। उसमें एक स्टार्टिंग डेट छोड़ दीजिए, एक डेट को पूरा ले लीजिए, 4 जनवरी छोड़ दीजिए। अब इस जनवरी में कितना बचा? 27 डेज और 3 दिन और, मतलब 3 फरवरी, 30 डेज हो गया हमारा। इसलिए जब डेज में रहे तो डेज की काउंटिंग करते हैं। डेज की काउंटिंग कैसे करते हैं? तो स्टार्टिंग वाला डेट को छोड़कर करते हैं। तो एक डेट छोड़िए, इधर छोड़िए या उधर छोड़िए, तो शुरू वाला डेट ही छोड़ देते। मान लिया जाए 15 जनवरी को है, 60 डेज का बिल है, तो गिनती करना होगा। 15 दिन छोड़ दीजिए, जनवरी में कितना हो गया? 16 दिन। बोलिए 31 है ना, तो 15 छोड़ दीजिए, 16। फरवरी में 28, कितना हो गया हमारा? 16 और 28 कितना हो गया? 20 10 30, 44। बताइए 60 डेज का बिल है, इसमें और कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया है? 44। 44 में कितना और जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारा क्या होगा? 60 डेज हो जाएगा। तो 16 मतलब मार्च, तब नहीं ये 60 डेज होगा। ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया, ये मार्च का है। पंद्रह एक का बिल था। मैं उम्मीद करता हूं कि गिनती समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट, मंथ में रहे तब, डेज में रहे तब। अब एक होती है डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस का मतलब है छूट। भाई ये छूट का आपको पीरियड है। हमारे कानून ने 3 दिन का समय दिया। बोला जो डेट बनता है नॉर्मल, उसके 3 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिए तो माना जाएगा कि आपने टाइम से ही पेमेंट किया। अब आप ही बोलिए, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दीजिए, हर एक जगह सब में जो भी निकाले थे, महीना से काउंटिंग कीजिए, डेज से कीजिए, सब में 3 दिन जोड़ दीजिए। अब 16 का मतलब 19 मार्च। तीन दिन जोड़िए सब में, ये 19 मार्च इसका ड्यू डेट होगा, डीडी, ये हमारा ड्यू डेट। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। मान लिया जाए कि ड्यू डेट हमारा कोई हॉलीडे हो गया, छुट्टी का दिन हो गया। अब बैंक से ही पेमेंट होता है, छुट्टी का दिन हो गया, हॉलीडे हमारा, उस दिन को छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गया। अब तो क्वेश्चन उठता है क्या होगा, पेमेंट कहाँ होगा उस दिन? तो पेमेंट कब होगा? तब, उस दिन तो छुट्टी हो गया। क्वेश्चन उठता है वो हॉलीडे क्या था? 2 तरह का छुट्टी होता है, एक प्री नोन, एक ऑल ऑफ ए सडन। हमारा एक पहले से ही मालूम है छुट्टी है,
ये संडे है उस दिन, मालूम है वो दिन, सबको पता है बैंक बंद रहती है। या हमारा 4th सैटरडे है, सबको मालूम है बैंक बंद रहती है। 26 जनवरी है, अरे भाई गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त है, अरे भाई इंडिपेंडेंस डे है। 2 अक्टूबर है, अरे भाई मालूम है गांधी जयंती, गांधी जी की जयंती। एग्जाम्पल दिया मैं, ये हमारा नॉन हॉलीडे और भी हो सकता है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाया। यदि ये हमारा सब मालूम है, तो जब आपको मालूम है और उसी दिन यदि ड्यू डेट पड़ गया, तो उसके लॉजिकल क्या कहता है, मालूम है जब, तो उसके एक दिन पहले आप पेमेंट कर दीजिए। 15 अगस्त को पड़ रहा है, सबको पता है छुट्टी रहेगा, 14 अगस्त को पेमेंट कर दीजिए, अब वही ड्यू डेट होगा। कभी कभी ऑल ऑफ ए सडन हो जाता है, कुछ हो गया ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया, भारत बंद हो गई, कल डिक्लेयर कर दिया ये छुट्टी है, होता है ना, स्ट्राइक हो गया, जो किसी को मालूम नहीं था। और उस दिन यदि ड्यू डेट पड़ गया, तो उसके अगले दिन तब आपका ड्यू डेट हो जाएगा, एक दिन का छूट और मिल गया, उसके अगले दिन आप। ये था हमारा ड्यू डेट का कैलकुलेशन और डेट ऑफ ग्रेस। आप लोग बताइए अब क्या दिक्कत है, ड्यू डेट निकालने में क्या प्रॉब्लम है? क्या बट बोलिए, आगे पढ़े हम। आशुतोष, No problem, sir. आलोक, No doubt, sir. सत्यम, समझ में आया? सत्यम, ओके ओके, यही बात सब यहाँ पर सब हम बोल दिए, डेट ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी। सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए सबको। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिनरी नोट में क्या डिफरेंस है पढ़ लीजिए, दोनों समझा दिए आपको हम, पढ़ने का जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे निकालते हैं, सब केस का अलग अलग हमने आपको यहाँ पर टेबल बना दिया है। यदि स्पेसिफिक डेट है, तो स्पेसिफिक डेट ही उसका ड्यू डेट होगा, सब लिख दिया, नहीं पढ़ेंगे इसको। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आइए, ये प्रॉब्लम हम आपको जरा दिखा दें, देखिए पढ़िए इसको, 5-7 मिनट और रुकेंगे ना? यस सर, सर हम लोग तो डेली रुकते हैं। ठीक है, रुकिए। लोगों को तो ऐसे रोकते हैं जैसे लगता है हम ही को फायदा है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। On 12 February 98, X sold goods worth ₹6,000 to Y. पिछला वाला ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको हमने डेट डाल दिया। ऑन 15/2/98, एक्स ड्यू 3 बिल ऑफ एक्सचेंज वर्थ, अब 15 तारीख से ही काउंटिंग होगा, 12 को माल बेचे वहां से काउंटिंग तो होगा नहीं। 15 को बिल ड्रॉ किया, 3,000, 2,000, 1,000, किस किस महीने का, 3 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ। इसका मतलब हुआ पहला बिल का ड्यू डेट कब आएगा, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई। 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, 18 मई। देखिएगा
दूसरे वाले का क्या होगा ड्यू डेट? 2 महीने का है, 15 फरवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस 18 अप्रैल। और हमारा तीसरे बिल का 1 मंथ है, तो 15/2 से 15/3, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस 18/3। क्लियर हो गया होगा, ये नॉर्मल में समझा दिया। वाई एक्सेप्टेड ऑल बिल्स एंड रिटर्न टू एक्स इमीडिएटली। भाई ये बात बोल दिया, नहीं भी बोलता तो ये बात होना ही था कि बिल जब लिखे हैं तो आपको एक्सेप्ट करके वापस करना ही पड़ेगा। एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल ऑन 18/3। देखिएगा 3 महीना वाला बिल था, 1 महीने के बाद हमने इसको डिस्काउंट करा लिया 3% पर एनम। 18/3 को बैंक से डिस्काउंट करवाए, बैंक को कितना दिन वेट करना पड़ेगा पैसे के लिए? तो 2 महीना, क्योंकि अभी 1 महीना गुजर गया है। तो बैंक अभी 3,000 पर 10% से 2 महीने का डिस्काउंट हमको चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक को वेट कितना दिन करना पड़ेगा? 2 महीना। 3 महीने का बिल है, हम 1 महीना खुद ही रखे रह गए, पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। हमने 18 मार्च को जाकर के डिस्काउंट करवाया, इसका ड्यू डेट 18 मई है, तो बैंक को कितना दिन वेट करना पड़ेगा? 2 महीना। तो इसलिए 2 महीने का ही अभी डिस्काउंट लगेगा हमको। ही इंडोर्स द सेकेंड बिल, 2000 वाला बिल जेड को दे दिया, कब? 18/3। ये भी 1 महीना खुद ही रखा, तब जेड से माल खरीदा होगा, जेड को इंडोर्स कर दिया, और इसका तो अगले 18/4 को इसका ड्यू डेट आ रहा है। ही रिटेन्ड द थर्ड बिल, तीसरा बिल तो अपने रख लिया, जिसका ड्यू डेट तो 18 मार्च ही होगा, 1 महीना बाद, टिल द मैच्योरिटी। अब आगे क्या हुआ पढ़िए। वाई मेट द थर्ड बिल, वाह, 18 मार्च को इस बिल का पेमेंट कर दिया ऑन ड्यू डेट, बट he honored the first and second bill। पहला बिल का ड्यू डेट कब आया? 18 मई को, और दूसरा बिल का ड्यू डेट कब आया? 18 अप्रैल को। दोनों डिजॉनर हो गया। तो बताइए 18 अप्रैल को पहले क्या होगा? हमको तो जेड को फिर से क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, और वाई को फिर से डेटर बनाएंगे। यस, नोटिंग चार्ज 25 रुपया दोनों केस में लगा, दीज टू बिल। अब तो हमें वाई को डेबिट करेंगे कितना से? 2025 से, और जेड को क्रेडिट भी कर लेंगे 2025 से। और 18 मई को बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा 3025 रुपया, क्योंकि 25 रुपया उसमें भी नोटिंग चार्ज लगा। तो बताइए 18 मई को हम भी फिर करेंगे, वाई को डेबिट 3025 और बैंक अकाउंट को क्रेडिट 3025, हो गया। वाई के यहाँ मेरा टोटल पैसा कितना बाकी रहा? 5050 रुपया, क्योंकि दोनों बिल का पैसा उसके यहाँ बाकी है। वाई डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट, लीजिए 18 मई के बाद नया बिल क्या बनता? ये डिजॉर्डन होने के बाद ही पता चला कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, और 30 मई को जाकर के फुल सेटलमेंट भी हो गया 50% पर, आधा पैसा मिला। क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2525 रुपया, अरे 5050 का आधा। बैड डेट अकाउंट डेबिट 2525 रुपया, और वाई अकाउंट क्रेडिट 5050 रुपया, मतलब बराबर हो गया, खत्म। बोलता है एक्स और वाई दोनों के घर में खाली एंट्री कर दीजिए। यदि आप इसको एक्स बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वाई, तो डेट भी एक ही डेट हम लिखते हैं। ये हमारा फरवरी है, फरवरी 15 को क्या हुआ? माल बेचा, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स
6,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब क्या हो गया? 18 फरवरी को क्या हो गया? 3 बिल लिखा, इनके पास बिल आया BR1 डेबिट 3,000, BR2 डेबिट 2,000, BR3 डेबिट 1,000। वाई 6,000 यहाँ कर दीजिए। ये भी बोलेंगे एक्स अकाउंट डेबिट, ये कितना 6,000 टू BP1 टू BP2, एक साथ भी लिख सकते हैं और अमाउंट का हिसाब अपना करते रहिए। ये 1 2 3 नहीं भी लिख सकते। ये तो वो क्लैरिटी के लिए मैं लिख दिया, एकदम डेट वाइज बनेगा। 18 फरवरी को हो गया। अब 18 मार्च को क्या हुआ? मार्च 18 को क्या हुआ? अब ऊपर पड़े हैं, बिल को डिस्काउंट करवा लिया। किसको? पहला बिल को। क्या होगा? 18 मार्च। थर्ड बिल का ड्यू डेट भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR1 कितने का? 3,000 का। इसको तो कोई मतलब नहीं है। और ये कितना? हाँ 10% से 2 महीने का, तो 10% से 2 महीने का निकालिए, 50 रुपया हुआ। 3,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 50 रुपया हुआ। 2950 डिस्काउंट करा लिया। इसी डेट को क्या हुआ? हमने इंडोर्स भी कर दिया। जेड को याद होगा, जेड अकाउंट डेबिट टू BR2 कितना? ये इससे भी इनको कोई मतलब नहीं। और इसी डेट को पहला बिल का ड्यू डेट भी है, तो पैसा वो तो अपने पास रखे हुए थे, पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR3, और ये क्या बोलेंगे? BP3 डेबिट टू बैंक। ये 18 मार्च की बात है। अब 18 अप्रैल को आइए। अप्रैल 18, ये हमारा सेकंड वाले बिल का ड्यू डेट है, जहां डिजोनर हो गया। डिजोनर हो गया तो जेड को दिए थे हम लोग, क्या करेंगे अब? वाई अकाउंट डेबिट टू जेड कितना? एक ही बार बोल देते हैं 2025, और ये भी बोलेगा BP टू डेबिट टू एक्स, एक्स को क्रेडिट कर लेगा 2025। अप्रैल हो गया, डिजोनर हो गया। अब क्या हुआ? मई को आ जाइए। मई 18 को क्या हुआ? पहला वाला बिल डिजोनर हो गया, क्या बोलेंगे? वाई डेबिट 3,000 टू बैंक 3,000, और ये क्या बोलेंगे? BP नंबर 1 डेबिट टू एक्स 3,000। पता चला गया। अब हमारा उसके बाद क्या होगा?
मई 30 को क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, आधा पैसा मिला, क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2525, बैड डेट्स डेबिट 2525 टू वाई 5050, देखिए ना, सॉरी ये 3025 हो जाएगा। और बीपी अकाउंट डेबिट 2000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट ये 25 रुपया खर्चा बन गया, यहां भी होगा नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 25 और ये क्रेडिट हो जाएगा 3025। उनके यहाँ तो खर्चा हो जाएगा ना, ये हमारा, ये तो एक ही बार हमारा वाई को डेबिट बैंक को क्रेडिट कर देगा, इनके यहाँ एनसी नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, इनके यहाँ क्या होगा, ये एक्स अकाउंट डेबिट 5050, ओ बैंक 2525, डिफिशियंसी अकाउंट 2525, नहीं एक तरफ से आप पढ़िए करते हुए डेट वाइज लिखिए, ट्रांजेक्शन तो डेट वाइज ही होगा, डेट वाइज करते हुए चलिए। ये थी, अब बताइए क्या क्या दिक्कत है, बोलिए अब आप। बोलिए अब क्वेश्चन बोलिए आप लोग। आशुतोष, No doubt, sir. आलोक, सत्यम, बताओ। No sir, no doubt sir. It's clear sir. क्लियर है? अब यदि तुम आराम से घर में बैठकर ये चैप्टर को कंसाइज करो, समराइज करो, तो बहुत ही छोटा चीज लगेगा, पढ़ने को तो 3 दिन लग गए, इतने सारे लंबे लंबे थ्योरी पढ़े, लेकिन अब समरी बनाओ, घर में हर एक चीज को क्या बनाना चाहिए, समरी बनाना चाहिए, समराइज करो चीज को, बहुत छोटा लगेगा। प्रॉब्लम बनाइए, फिर जिस दिन आप लोग बोलिएगा हम डाउट क्लियरेंस का क्लास रख लेंगे, और आप लोग सब प्रॉब्लम एक साथ लेके बैठिएगा और 1 बाय 1 करके हमसे पूछिए, जिस दिन आप बोलिएगा हम रख लेंगे, घंटा भर उसी के लिए टाइम रखेंगे, लेकिन आप लोग पहले प्रॉब्लम को बनाइए, घर में डाउट को पहले लिस्ट आउट तो कीजिए। आप लोग तो बताते नहीं कि हम लोग डाउट का लिस्ट हो गया सर, अब बैठिए। अब तो ये टॉपिक हो गया, अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे। समझ गए? फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, माने प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज क्लोज करें। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir.